Assalamu alaikum. Today we are going to discuss another interesting topic that is related to the mutual funds. But before starting the previous new lecture, I would like to recall the previous lecture. As you know that in the previous lecture we discussed about the financial regulations. We discussed that how financial regulations are crucial for banking institutions and other industries. As you know that all the financial industries including banks are heavily regulated. और जब हम फाइनेंशियल रेगुलेशन की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, हमने डिस्कस किया था एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का. हमने बताया था कि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का कंसेप्ट क्या होता है कि जो पार्टीज हैं दैट आर गोइंग टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट दैट बोथ पार्टीज हैव द डिफरेंट इन्फॉर्मेशन. लेट्स सपोज हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपका बायर एंड सेलर है, वो कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट सेलर हैज अ बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू द बायर. जब आपके ऑफ कोर्स जब बायर के पास और इन्फॉर्मेशन होगी और सेलर के साथ और होंगी, तो माइट बी पॉसिबल कि सेलर जो है उसको ज्यादा गेन नजर आ रहा हो एज कंपेयर टू अदर. तो दिस एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम लीड्स टू टू मेन प्रॉब्लम्स, दैट इज एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम एंड द मॉरल हैजर्ड्स. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी एडवर्स सिलेक्शन और मॉरल हैजर्ड के कंसेप्ट को देखा था, और अब थोड़ा सा और देखते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. आपको पता है एडवर्स सिलेक्शन का मतलब क्या है कि आप सिलेक्शन जब कोई चीज आपके सामने आती है, लाइक आपको ऐसी सिलेक्शन है बीइंग अ इन्वेस्टर कि आप ए एसेट परचेज करते हैं या बी, तो एट दैट टाइम जो आप देखेंगे कि डिसीजन मेरा क्या है, तो वो अगर जो भी डिसीजन होगा, अगर आपको सिलेक्शन से पहले ही ऐसी इंफॉर्मेशन गलत मिलती है जिसपे एक आप रॉन्ग डिसीजन करते हैं, तो दैट इज एडवर्स सिलेक्शन. इट मींस दैट प्रॉब्लम दैट अकर्स बिफोर द ट्रांजैक्शंस. और मॉरल हैजर्ड्स क्या होते हैं, जो आफ्टर द ट्रांजैक्शन के होने के बाद जो उसको कहते हैं मॉरल हैजर्ड्स. हमने उसमें बात की थी कि आपकी जो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है उसमें 9 डिफरेंट थिंग्स को हमने डिस्कस किया था, जिसमें से आपकी गवर्नमेंट सेफ्टी थी. गवर्नमेंट सेफ्टी में हमने क्या देखा था कि देखिए गवर्नमेंट सेफ्टी का वर्ड क्या है, बेसिकली क्या बताता है कि आपको पता है कि जब बैंकिंग क्राइसिस वगैरह में या जब आपके कोई ऐसा क्राइसिस चल रहा हो, तो बैंक जो है वो फ्री राइडर्स को लोन प्रोवाइड करता है. लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि उन लोन्स की क्वालिटी क्या है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वो लोगों को नहीं पता होती. तो दैट लीड्स द बैंक पैनिक्स. बैंक पैनिक बेसिकली क्या था, हमने डिस्कस किया था कि बैंकिंग पैनिक, आपको पता है कि बहुत सारे बैंकिंग फेलियर्स हुए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स, लास्ट डेकेड्स में. जब 1930 टू 1933 ग्रेट डिप्रेशन पीरियड जिससे कहा जाता है, उसमें कुछ बैंकिंग फेलियर्स हुए. विद द टाइम, पैसेज ऑफ टाइम कुछ बैंकिंग फेलियर्स हुए. उनकी जो मेन रीजन थी, एक तो ये था कि बैंक्स जो हैं उनके अंदर फ्लक्चुएशन, जब इंटरेस्ट रेट वगैरह की आए, लोगों में अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो देयर में भी पॉसिबिलिटी के जो डिपॉजिटर्स हैं वो अपने डिपॉजिट्स बैंक से विथड्रॉ कराना शुरू कर दें. जब डिपॉजिटर्स नहीं होंगे, बैंक इज नॉट इन द पोजिशन कि वो लेंड कर सके, तो दैट इज द मेजर प्रॉब्लम फॉर द बैंक, दैट लीड्स द बैंकिंग पैनिक्स. और सेकेंडली क्या होता है कि जो आपके एक तो ये होता है कि डिपॉजिटर्स अपने करना शुरू. दूसरा ये कि आपके जो लोन्स वगैरह जो आप लोगों को प्रोवाइड करें, उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम है. लोगों को उनकी क्वालिटी के बारे में नहीं पता, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पता. तो बैंकिंग पैनिक्स में जब बैंकिंग पैनिक आएगा, तो लोग बैंक्स के बजाय डिफरेंट अदर सब्स्टिट्यूट्स ढूंढना शुरू कर देंगे. अगर आपको याद हो, हमने फाइनेंशियल इनोवेशन जब पढ़ा था, तो हमने बात की थी शेडो बैंकिंग सिस्टम की. शेडो बैंकिंग सिस्टम में क्या था, इज अ system in which lending via bank is discouraged and that is replaced by lending via securities market. तो देखिए जब आपको लोगों को दूसरे सब्स्टिट्यूट्स मिल जाएंगे, तो बैंकिंग फेलियर्स और बैंक की तरफ लोग जाना छोड़ देंगे. तो तब आपको इसी तरह फिर ग्रेट डिप्रेशन पीरियड में हुआ. देन फेडरल रिजर्व सिस्टम ने एक फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनाई, जिसमें यह था कि लोगों को उनके डिपॉजिट्स के अगेंस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाए, सेफ्टी प्रोवाइड की जाए. देखिए उसके 2 डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं कि देखिए लोगों को जब सेफ्टी प्रोवाइड होगी, तो लोग रिस्कियर एसेट्स में ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे. तो जितने ज्यादा रिस्कियर एसेट्स होंगे, उतने ज्यादा चांसेस है कि फेलियर वगैरह भी हो सकता है. तो इस तरह गवर्नमेंट सेफ्टी प्रोवाइड की गई, उनको एक इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्रोवाइड की गई इन केस ऑफ एनी इंसॉल्वेंसी पीरियड, जो है वो आपको इस तरह जो डिपॉजिटर्स हैं उनके लॉस को कंपनसेट किया जाएगा. फिर हमने देखा था कि कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं
आपको पता है तमाम बैंक्स के लिए एक एक्ट है जिसमें उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट सेट की गई है। कैपिटल रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है? देखिए कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आपको पता है कि बैंक्स जो हैं अगर उनकी लायबिलिटीज ज्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू देयर एसेट्स, तो इट मींस के दे आर नॉट परफॉर्मिंग द वेल और वो नेट लॉसेस में चले जाएंगे। तो आपके कैपिटल रिक्वायरमेंट ये है कि बैंक के इतने लॉसेस हों। अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हमने बैंक के चैप्टर को देखा था, हमने उसकी बैलेंस शीट डिस्कस की थी। हमने कहा था कि बैंक्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं अगर उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल ना की जाए। वहां हमने बात की थी लीवरेज रेशियो की। हमने कहा था लीवरेज रेशियो आपको बताएगा कि बैंक में कितना कैपिटल होना चाहिए। आपको पता है लीवरेज रेशियो बेसिकली क्या होता है? कैपिटल ओवर टोटल एसेट्स। हम देखेंगे कि कितना कैपिटल है और कितने एसेट्स हैं। ठीक है, आपकी लीवरेज रेशियो ये बताएगी कि इतना आपका जो है मैक्सिमम आपके कैपिटल होना चाहिए जो कंपनी सर्वाइव कर सकती है। देन कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स थी। इस तरह हमने डिफरेंट 9 कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। हमने देखा कि कौन कौन सी रेगुलेशंस हैं। फिर हमने देखा कि जो आपके अमेरिका में विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उनका बैंकिंग सिस्टम बना, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई बैंकिंग में, तो उनकी टाइम टू टाइम जो नए लॉज बनते रहे जिसमें ऐसी लेजिस्लेशंस डालेगी दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स। उसमें कुछ रेगुलेशंस थी जैसे फेडरल रिजर्व एक्ट 1913 है, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट्स हैं। इस तरह बहुत सारे एक्ट्स हैं जिनमें ये डिफाइन किया गया कि उनका सिस्टम जो है वो कैसे चलेगा और हर सिस्टम उसमें हर एक्ट में ये बताया था कि बैंक को किस तरह करना है, ताकि बैंक के ऊपर कुछ रेगुलेशंस पुट की गई। ऑल द वे आपको पता है कि रेगुलेशन इटसेल्फ लीड्स टू इनोवेशन, लूप होल माइनिंग की तरफ चले जाते हैं, लेकिन फिर भी बैंकिंग पैनिक्स में बैंक को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि उसकी कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस हो। क्योंकि आपको शायद याद हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जब बैंक फेलियर्स हुए यूएस में बहुत ज्यादा हुए कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी ब्रांचेस पे जो है वो लगी कि आप ज्यादा ब्रांचेस नहीं ओपन कर सकती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने ये सारी चीजों को देखा। फिर हमने देखा कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसमें आपके लिए क्या थ्रेट्स थे, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है आपको पता है उसमें सेफ्टी का प्रॉब्लम है, उसमें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, प्राइवेसी का प्रॉब्लम है। उसमें भी इटसेल्फ बहुत सारी चीजें एडअप की गई कि किस तरह उस पर कौन कौन सी रेगुलेशन होनी चाहिए, कौन सा ऐसा एक्ट होना चाहिए कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको और ज्यादा इम्प्रूव किया जा सके। फिर हमने बात की थी इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम की। आपको होता है इंटरनेशनल बैंकिंग वो होता है कि जो अक्रॉस द बाउंड्रीज बैंक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, बहुत ज्यादा जरूरी है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। तो ये था हमारा कल का लेक्चर। इसमें ऑल द वे हमने रेगुलेशन सेट की थी। हमने कहा था कि डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट टाइम में बैंकिंग इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए उस पर कौन कौन से ऐसे एक्ट्स बनाए गए थे जो बैंक की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे। जो लोगों में जो एक डिस्ट्रस्ट फैल गया था, लोग सिक्योरिटी मार्केट की तरफ जाना शुरू कर दे, उसको खत्म किया जाएगा। फिर इसी तरह ग्लास टीगल एक्ट वगैरह बनाया गया था। बहुत सारे ऐसे एक्ट्स मैंने शेयर किए थे। आई होप आप सबको वो अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। टुडे आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, म्यूचुअल फंड्स। बहुत इजी, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। आपको बहुत इजी, जो माइट पॉसिबल भी कुछ लेक्चर्स ऐसे हों जिसमें आपको लगे कि थोड़ी डिफिकल्ट टर्म्स है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा चैप्टर जिसमें कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी वगैरह नहीं है जो आपके लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो। बेसिकली आप सबको म्यूचुअल फंड्स के वर्ड का पता होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड क्या है? देखिए, अगर मैं आपको चैप्टर प्रीव्यू से पहले एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगी। म्यूचुअल फंड बेसिकली किसे कहते हैं? म्यूचुअल फंड ये होता है कि सपोज अगर आपके पास आपकी रिटायरमेंट्स हैं और आपके कुछ सेविंग्स हैं, तो आप सोचोगे कि मैं किस तरह इसको इन्वेस्ट करूं, क्योंकि देखिए आप जब तक उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे दैट इज नॉट एबल टू जनरेट प्रॉफिट फॉर यू। वो आपकी ऐसे ही रखी रहेंगी। उसकी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट आ जाता है कि उसकी वैल्यू वक्त के साथ डिक्रीज कर जाएगी। तो हर किसी की जो भी सेविंग्स वगैरह होती हैं उसको लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। इसमें क्या है कि देखिए आपके पास क्या तो अपॉर्चुनिटी है कि आप बॉन्ड्स में कर लें या कुछ स्टॉक वगैरह खरीद लें, लेकिन आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि हाउ डू यू डेवलप अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो? तो उसके लिए म्यूचुअल फंड्स आर द वन पोटेंशियल आंसर कि अगर आपने कोई ऐसा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है तो म्यूचुअल फंड्स एनेबल्स यू टू डेवलप यू अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दैट रिड्यूसेस योर रिस्क। देखिए बेसिकली आप जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक तो आप प्रॉफिट्स को देखते हैं, दूसरा आप देखते हैं कि लेस रिस्की हो,
क्योंकि अगर बहुत ज्यादा रिस्क होगा, क्योंकि आपको पता है कि रिस्क की बात करें तो लोगों का रिस्क एप्टीट्यूड डिफरेंट होता है, कुछ लोग रिस्क लवर्स होते हैं, कुछ लोग रिस्क अवॉइडर्स होते हैं, लेकिन फिर भी ऑल द वे लोगों की यही कोशिश होती है, जो नई इमर्जिंग फील्ड्स आ रही हैं उसमें यही है कि यू आर एबल टू अर्न एबनॉर्मल रिटर्न्स विद अ वेरी लो लेवल ऑफ रिस्क और विद नो रिस्क। लोगों की कोशिश होती है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करें जहां पे रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा कम हो। म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या करता है, म्यूचुअल फंड पूल्स फंड्स अंडर अ प्रोफेशनल मैनेजर हु देन चूजेस द सिक्योरिटीज टू इन्वेस्ट इन। म्यूचुअल फंड क्या करता है कि तमाम जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, लाइक किसी की $10 है, किसी की $10, हर किसी के रिसोर्सेज को पूल करता है और एक प्रोफेशनल मैनेजर है जो ये चूज करता है कि कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उनको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिले। ठीक है, अब हम देखेंगे म्यूचुअल फंड्स जो है वो ग्रो किस तरह किया, उसमें किस तरह डेवलपमेंट आई, उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, कंसेप्ट किस तरह अराइज हुआ, उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है हमारी इकोनॉमिक हेल्थ में। म्यूचुअल फंड्स में मतलब लोगों को ऑल द वे आप इसको पढ़ के ये देखेंगे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि इज दिस अ गुड अपॉर्चुनिटी, इज दिस अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बीइंग अ इन्वेस्टर। अगर आपके पास ये आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको क्या म्यूचुअल फंड्स को ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। We study that why mutual funds have become so popular, the various types of mutual funds, their regulations and the scandals in the mutual fund industry. ठीक है, हम देखेंगे आपके लिए म्यूचुअल फंड्स क्यों इंपॉर्टेंट हुए, उसकी ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स क्या थे, हम डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे। जो मेन टॉपिक्स हैं दैट इंक्लूड्स द ग्रोथ ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्लासेस, फी स्ट्रक्चर ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड्स, regulations of the mutual funds, hedge funds, conflicts of interest in the mutual fund industry। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं, इसको हम दो हिस्सों में अगेन डिवाइड करेंगे। हम कुछ टॉपिक्स आज के लेक्चर में कवर करेंगे और इंशाल्लाह जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आपको म्यूचुअल फंड का एक ऑल द वे एक ही हम इस पे चैप्टर है और उसको हम, क्योंकि आपके जो बाकी पहले के जो चैप्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं उनको बैंक्स वगैरह का भी आपको पता है, माइट पॉसिबल भी कि लोगों को म्यूचुअल फंड इतना ज्यादा अवेयरनेस ना हो, ऑल्दो ये बहुत पॉपुलर हो गया है, इसलिए मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है फॉर गिविंग यू अ बेटर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल फंड, सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि म्यूचुअल फंड बेसिकली होता क्या है। म्यूचुअल फंड पूल द रिसोर्सेज ऑफ मैनी स्मॉल इन्वेस्टर्स। देखिए इसमें क्या है कि म्यूचुअल फंड क्या करता है, दैट इज गोइंग टू पूल द रिसोर्सेज ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स। देखिए आपके रिटायरमेंट प्लान्स हैं, अब अगर आप देखिए रिटायरमेंट से आपको कितना आधा मिलेगा, कितनी आपकी सेविंग्स होंगी, तो ये क्या करता है कि दैट पूल द रिसोर्सेज ऑफ मैनी स्मॉल इन्वेस्टर्स बाय सेलिंग देम शेयर्स, और उनको शेयर सेल आउट करता है एंड यूजिंग द प्रोसीड्स टू बाय द सिक्योरिटीज, और उनसे जो उसको अमाउंट मिलती है दैट इज यूज्ड टू बाय द सिक्योरिटीज। देखिए आपको आइडिया होगा कि म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है कि देखिए आपका एक, अगर आप चाहते हैं, मैंने आपसे शेयर किया कि आपके पास $100 है तो आप उसको कैसे इन्वेस्ट करेंगे। आपके लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना मुश्किल है क्योंकि आपके पास लिमिटेड कैपिटल है, लिमिटेड सेविंग्स है। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड, लेकिन म्यूचुअल का वर्ड जो है इसमें क्या है, म्यूचुअल विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसे हम यूज करते हैं, सेम इन द केस ऑफ म्यूचुअल फंड कि ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनकी लिमिटेड सेविंग्स होती है, अगर वो इंडिपेंडेंटली जाके अपनी इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क भी ज्यादा है। आपको शायद मैंने कंसेप्ट आपके साथ जो शेयर किया था कि जब आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हो तो वो आपके ओवरऑल रिस्क को रिड्यूस कर देता है। और कुछ मनी मार्केट में, अगर आपको याद हो, हमने मनी मार्केट पढ़ा था तो उसमें ये कहा था कि उसकी आप तब मनी मार्केट में कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट को डिस्कस करते हुए हमने ये कहा था कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें आपकी लार्ज नॉमिनेशंस होना चाहिए, और मनी मार्केट भी एक ऐसी है, उसके तो तमाम कंपोनेंट्स हैं। मनी मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि लार्ज नॉमिनेशंस। अब आपके म्यूचुअल फंड में क्या है, आपकी सेविंग्स कम है, तो म्यूचुअल फंड क्या कहता है कि दैट गिव यू द एबिलिटी टू पूल द रिसोर्सेज ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स बाय सेलिंग देम शेयर्स and using the proceeds to buy the securities. अब हम देखेंगे an investment vehicle that is made of the pool of funds collected from many investors for the purpose of investing in securities such as stock, bonds, money market instruments and similar assets. इसमें क्या है कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो आपके स्मॉल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्ट को पूल करता है और फिर उनसे उनको इन्वेस्ट करता है आपके डिफरेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, लाइक ट्रेजरी बिल्स हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड सिमिलर एसेट्स।
म्यूचुअल फंड्स आर ऑपरेटेड बाय मनी मैनेजर्स। देखिए, म्यूचुअल फंड्स को बेसिकली जो ऑपरेट करते हैं, जिसको ऑपरेशनल कंट्रोल दैट इज गिवन टू मनी मैनेजर्स हु इन्वेस्ट फंड्स कैपिटल एंड अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस कैपिटल गेन्स इनकम फॉर द फंड्स इन्वेस्टर्स। उनका जो बेसिक काम क्या होता है, मनी मैनेजर्स क्या करते हैं, हु इन्वेस्ट द फंड्स कैपिटल, जो भी उनको फंड्स से मिलता है उस कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, और वो इस अटेम्प्ट में होते हैं कि दे आर एबल टू प्रोड्यूस कैपिटल गेन्स and income for the fund's investors. A mutual fund's portfolio is structured and maintained to match the investment objectives stated in its prospectus. Mutual fund portfolio जो क्या एक well structured है, और that is maintained to match the investment objectives stated in its prospectus. क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी कोई नई चीज आती है, जैसे आपने कॉलेजेस का देखें तो उसमें एक प्रोस्पेक्टस वगैरह, म्यूचुअल फंड्स का भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स, उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही हैं कि आपके जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके रिसोर्सेज को पूल किया जाता है और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जाता है। उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि आपका ओवरऑल जो रिस्क है वो कम हो जाता है। आप मनी मार्केट में, क्योंकि मनी मार्केट आपको पता है हाईली लिक्विड होते हैं, दे हैव एन एक्टिव सेकेंडरी मार्केट। अगर आपने सिक्योरिटीज अभी परचेज की तो आपको पता है कि आप इस कंडीशन में कि आप इजीली सेल आउट कर सकेंगे। हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड, अब हम देखेंगे कि पहली दफा जिस तरह हमने बैंकिंग की देखा, इस तरह हम देखेंगे म्यूचुअल फंड को किस तरह ओरिजिनेट किया गया। ऑल्दो जो इसको ज्यादा 1970 में जो इसको बहुत ज्यादा वो मिला था, लेकिन हम इसको देखेंगे कि ये स्टार्ट क्या हुआ, किस तरह लोगों के माइंड में ये ख्याल आया कि म्यूचुअल फंड बनाया जाए, और इसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और किस तरह मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या ये इसकी पॉपुलैरिटी में किस तरह इसको क्या ग्रोथ चांसेस क्या थे, पहले क्या था, इसके क्या ड्रॉबैक्स वगैरह थे, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है, द फर्स्ट म्यूचुअल फंड्स वर एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप। फर्स्ट टाइम जो इसको एस्टैब्लिश किया गया था म्यूचुअल फंड को, वो यूरोप में किया गया था। अ रिसर्चर क्रेडिट्स अ डच मर्चेंट विद क्रिएटिंग द फर्स्ट म्यूचुअल फंड इन 1774। फर्स्ट टाइम इसको यूरोप में 1774 में एक म्यूचुअल फंड क्रिएट किया गया था। द फर्स्ट म्यूचुअल फंड आउटसाइड द नीदरलैंड वाज द फॉरेन एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट ट्रस्ट। उसमें क्या था, फॉरेन एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट ट्रस्ट था, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन लंदन इन 1868। इट इज नाउ द फॉरेन कॉलोनियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड ट्रेड्स ऑन द लंदन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सबसे पहले जो होता सबसे पहले जो आपका म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट आया था वो यूरोप में ओरिजिनेट हुआ था इन 1774। लेटर ऑन 1868 में लंदन में एक ऐसा ट्रस्ट बनाया गया जिसको फॉरेन कॉलोनियल गवर्नमेंट कहते हैं, जो आज भी प्रेजेंट है, जो आज आपकी लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं ये इसका ओरिजिनेट जो है बहुत पहले से है, लेकिन क्योंकि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इसके इंप्रूव्ड रिजल्ट्स आए, इसमें कुछ नई चीजें आई, दैट इज द मेन रीजन दैट म्यूचुअल फंड्स आर सो पॉपुलर नाउअडेज। अगर आप 2010 की बात करें तो म्यूचुअल फंड मार्केट का बहुत ज्यादा ग्रोथ थी। अब हम देखेंगे कि कैसे क्या क्या बीच में क्या टाइम किस तरह उसमें डिक्लाइन आया और किस तरह इंक्रीज हुआ। अगर आपको शायद याद हो, हमने मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स का एक कंसेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था इन द प्रीवियस लेक्चर, जिसमें ये था कि ब्रूस ब्रूटन जिसने खुद ही डेवलप किया था, उसने क्या कहा था, उसने म्यूचुअल फंड्स की बात की थी। उसने कहा था कि हमने जब ये फंड बनाया था तो ये डिसाइड किया था कि वो इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा लिक्विड एंड सेफ होंगी, लेकिन जब उसने खुद ही ऐसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में किया और लेमन ब्रदर्स ने उसका तमाम उसको टेकअप उसको वो जब उसके एसेट्स वगैरह को टेकअप कर लिया और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा उसमें चलेगी डिक्लाइन में, तो उसकी मेन रीजन क्या थी कि जो उनकी अपनी स्टेटमेंट थी उसको उन्होंने फुलफिल नहीं किया था। तो इसलिए इससे हमें ये पता चला कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ये लिक्विड होते हैं, ये सेफ्टी इसमें बहुत ज्यादा होती है। म्यूचुअल फंड्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द 1890s। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब यूनाइटेड स्टेट्स में म्यूचुअल फंड्स का कंसेप्ट आया था, दैट इज द पीरियड ऑफ 1819 एंड दे बिकम मोर पॉपुलर इन द पीरियड ऑफ 1920। These early funds were generally of the closed and with a fixed number of shares. जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड था वो closed end था. That includes a fixed number of shares which often traded prices above the value of portfolio. इसमें क्या था, that includes a fixed number of shares कि आपके नंबर ऑफ शेयर जो है फिक्स थे और that traded at price above the value of portfolio.
लेटर ऑन क्या हुआ, क्लोज एंड्स के बाद एक नया फर्स्ट ओपन एंड म्यूचुअल फंड विद रिडीमेबल शेयर्स वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन मार्च 21, 1924। पहले उसकी हिस्ट्री में खाली बना, फिर इसको क्लोज एंड म्यूचुअल फंड डिफाइन किया गया और लेटर ऑन फिर एक ओपन एंड म्यूचुअल फंड जो है वो डेवलप हुआ मार्च 21, 1924 में। आफ्टर द स्टॉक मार्केट क्रैश ऑफ 1929, आपको पता है कि स्टॉक मार्केट क्रैश 1929 के पीरियड में बहुत ज्यादा एक स्टॉक क्रैश मार्केट आया था, जिसमें कांग्रेस पास्ड अ सीरीज ऑफ एक्ट्स रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट्स इन जनरल एंड म्यूचुअल फंड्स इन पर्टिकुलर। उस टाइम क्योंकि क्रैश आया था तो कांग्रेस ने बहुत सारे ऐसे एक्ट्स पास किए थे आपकी सिक्योरिटीज के लिए और आपके म्यूचुअल फंड्स के लिए कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि जब एक क्रैश आया स्टॉक एक्सचेंज का उसके बहुत सारे वायबल रिजल्ट्स देखे गए, ओवरऑल इकोनॉमी पे इसका इफेक्ट था, बल्कि ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पे इसका इम्पैक्ट था। देन कांग्रेस को लगा कोई ऐसी लेजिस्लेशन बनाई जाए जिसमें आपकी सिक्योरिटीज मार्केट में और आपकी म्यूचुअल मार्केट के लिए रूल्स डिफाइन किए जाएं। ठीक है, वो एक्ट क्या था, सिक्योरिटीज एक्ट ऑफ 1933 रिक्वायर्स दैट ऑल इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड टू पब्लिक, कि जो भी इन्वेस्टमेंट पब्लिक को सोल्ड की जाती है इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स वी रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। देखिए उसमें और ज्यादा उसकी ग्रोथ में एक आया कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट है चाहे वो म्यूचुअल फंड की हो या किसी की भी, दैट मस्ट बी सिक्योर्ड विद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, कि उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से। एंड दे प्रोवाइड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स द प्रोस्पेक्टस दैट डिस्क्लोजेस एसेंशियल फैक्ट्स अबाउट द इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टर्स को एक प्रोस्पेक्टस दिया जाएगा जो उनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए इन्वेस्टर्स को जब एक इन्फॉर्मेशन होगी, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि इनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, तो ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होगा जो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। The Securities and Exchange Act of 1934 requires that issuers of securities, including mutual funds, report regularly to their investors. इसमें उन्होंने क्या किया, फर्दर ये चीज डिजाइन की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज एक्ट में कि तमाम इशूअर्स और इन्वेस्टर्स जो हैं, तमाम जो इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज जिसमें म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, दैट मस्ट रिपोर्ट टू देयर इन्वेस्टर्स, उनको रेगुलर बेसिस पे रिपोर्ट किया जाएगा। इस तरह क्या होगा कि एक प्रिंसिपल रेगुलेटर जो है म्यूचुअल फंड का डिजाइन हुआ। देखिए पहले ये था कि जब म्यूचुअल फंड्स बने थे, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें ग्रोथ आई, पहले उसके लिए कोई रेगुलेशन वगैरह नहीं थी। जब स्टॉक एक्सचेंज क्रैश मार्केट का 1929 में हुआ तो तब ये डिसाइड हुआ कि म्यूचुअल फंड्स मस्ट रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने और क्या इसमें किया, जो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम था वो भी थोड़ा रिड्यूस हुआ कि आपके इन्वेस्टर्स को एक प्रोस्पेक्टस दिया जाएगा जिसमें इनके लिए इंफॉर्मेशन होगी। The Revenue Act of 1939 established guidelines for the taxation of mutual funds. Further उसमें आप देखें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो एक और एक्ट बनाया गया जिसमें रेवेन्यू एक्ट ऑफ 1939 दैट एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस फॉर द टैक्सेशन, कि उसके लिए टैक्स पॉलिसी क्या होगी, टैक्स रूल्स क्या होंगे, किस तरह टैक्सेशन जो है वो म्यूचुअल फंड्स पे टैक्स की जाएगी। और फिर लेटर ऑन क्या किया कि 1940 में ये डिसाइड किया गया जो इन्वेस्टमेंट कंपनी एक्ट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। देखिए अब 3 तरह के एक्ट्स आ गए। एक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन एक्ट आया 1936 में, जिसमें यह था कि तमाम जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको रजिस्टर्ड होना है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ और इन्वेस्टर्स को एक प्रोस्पेक्टस प्रोवाइड करेंगे। फिर फेडरल रेवेन्यू एक्ट ऑफ 1939 ने फिर इसमें ये डिसाइड किया गया कि टैक्सेशन प्रोसीजर क्या होगा। और लेटर ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी एक्ट दैट गवर्न्स द स्ट्रक्चर। फिर क्या हुआ, जब स्टॉक मार्केट में 1950s में दोबारा से लोगों का कॉन्फिडेंस हुआ, स्टॉक मार्केट ने की जो मूवमेंट थी वो चेंज हुई, तो म्यूचुअल इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है दैट बिगेन्स टू ग्रो अगेन। क्योंकि जब स्टॉक मार्केट क्रैश आया था, देखें जब हम बात कर रहे थे कि कोई भी क्रैश आता है जिसपे कॉन्टेजन इफेक्ट हमने कल डिस्कस किया था कि एक बैंक जब फेल होता है तो ऑटोमेटिकली बैंक एक वो आपकी र्यूमर या आपकी एक साइकोलॉजिकली वो बन जाती है कि ऑफ कोर्स एक बैंक अगर कोई इंसॉल्वेंट या लिक्विडेशन कंडीशन में चला जाता है या कोई ऐसा बैंकरप्ट वगैरह होता है तो नॉर्मली लोगों का एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर बन जाता है अदर बैंक्स के बारे में भी। सेम इन द केस जब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बिल्कुल क्रैश कर गई थी तो लोगों ने म्यूचुअल फंड्स की जो ग्रोथ थी उसके भी बहुत इफेक्ट पड़ा। लेकिन लेटर ऑन जब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट दोबारा से ग्रो करना शुरू हुई तो दैट आल्सो लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री।
By 1970, there were approximately 360 funds with $48 billion assets. फिर क्या हुआ 1970 में आपके approximately 360 funds थे, ठीक है, that has the 48 billion assets. The introduction of money market funds in the high interest rate environment of the late 1970s boosted industry growth dramatically. क्योंकि आपको पता है 1970s, 1960, 1970, 1980s में वो पीरियड था जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हुआ था, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुआ था, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हुआ था, तो उसमें क्या था, हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट था, तो मनी मार्केट फंड्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे. मनी मार्केट फंड्स के साथ साथ ही उसी में उसके जो आउटकम से वो ये था कि इंडस्ट्री ने भी बहुत ज्यादा ड्रामेटिक ग्रोथ शो की. The first retail index fund, first index investment trust was formed in 1976 by the Vanguard Company, headed by John Bogle. It is now called the Vanguard 500 Index Fund and is one of the world's largest mutual fund with more than $1 billion in assets as of January 31st, 2011. ठीक है, ये आपको बता रहा है कि Vanguard Group जो है that is one of the biggest, largest mutual funds. Then fund industry grew continuously into the period of 1980s, 1990s and as a result of the three factors. ठीक है, क्योंकि एक तो आपको नॉर्मली पता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा अरोज हुआ था, आपकी अनसर्टेनिटी थी, म्यूचुअल फंड्स क्योंकि आपको सेफर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है, लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स थी, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ द म्यूचुअल फंड्स. अब हम वो थ्री फैक्टर्स देखेंगे, वो कौन से थ्री फैक्टर्स एंड दैट बूस्टेड द ग्रोथ ऑफ द म्यूचुअल फंड्स. Number one, a bull market for both stocks and bonds. New product introductions including tax-exempt bonds, sector, international and the target date funds, and wider distribution of funds share. Among the new distribution channels were retirement plans. और जो नए थे उसमें रिटायरमेंट प्लान्स वगैरह थे. म्यूचुअल फंड्स आर नाउ द प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन सर्टेन टाइप्स ऑफ फास्ट ग्रोइंग रिटायरमेंट प्लान्स. ठीक है, लेटर ऑन देखिए, अगर अब मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स फिगर्स वगैरह शो करूंगी जो आपको दैट क्लियरली डिपिक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि फिगर्स नॉर्मली आपको एक और क्लैरिटी मिलेगी, डिफरेंस मिलेगा कि प्रीवियस डेकेड में क्या था और करंटली क्या है. At the beginning of the 2010, nearly 16% of the assets held by intermediaries were held by mutual funds. देखिए 2010 में अगर एक फिगर दिया गया है 16% जो assets हैं that were held by mutual funds. 25% of the retirement market and almost 45% of all US household stock via mutual funds. Assets held by mutual funds have grown by over 17.5% per year for the last 20 years. That finally reaching the $10 trillion. ठीक है, ये भी आपको ये बता रहा है कि किस तरह 2010 में क्या था, फिर किस तरह अब जो आजकल की करंटली बात करें तो $10 ट्रिलियन जो है म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है. फिर म्यूचुअल फंड का, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड का जो कंसेप्ट था वो बूस्टन ने किया था. बूस्टन ने क्या बताया था कि बूस्टन आपको पता है कि वो उसका एक अपना उसने जिस पे बनाया था उसने अपनी बात को जब उसने रिस्की इन्वेस्टमेंट की तो दैट हैज डायरेक्टली इफेक्टेड द ग्रोथ ऑफ द म्यूचुअल मार्केट. अब हम देखेंगे कि वो देखिए हमने ये तो डिस्कस किया कि म्यूचुअल फंड्स की बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई, लेकिन बेसिकली वो क्या रीजन थी जिसने म्यूचुअल फंड्स की ग्रोथ को बहुत ज्यादा एनहेंस किया. देयर आर 5 प्रिंसिपल बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स. लिक्विडिटी इंटरमीडिएशन. देखिए लिक्विडिटी आपको पता है, जब हमने मनी मार्केट की बात की थी हमने वहां पे भी ये कहा था कि हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज. लिक्विडिटी क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप पिछले मेरे बहुत सारे लेक्चर्स में आप ये चीज देख रहे होंगे कि हम लिक्विडिटी के कंसेप्ट को डिस्कस करते आए हैं. लिक्विडिटी का कंसेप्ट इसलिए ज्यादा है कि देखिए जब भी आप बात करते हैं आप कहते हैं लिक्विड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखिए आपकी अगर वो लिक्विड नहीं है, अगर एट द टाइम ऑफ नीड ऑफ मनी यू आर नॉट एबल टू सेल आउट योर एसेट्स, क्योंकि अगर आपकी लिक्विड इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो माइट पॉसिबल कि आपको कुछ लॉसेस वगैरह फुलफिल करने पड़े. उसमें क्या है, लिक्विड इंटरमीडिएशन बेसिकली क्या है, इन्वेस्टर्स कैन क्विकली कन्वर्ट इन्वेस्टमेंट्स इनटू कैश व्हाइल स्टिल अलाउइंग द फंड्स टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टाइम. देखिए अगर किसी भी टाइम म्यूचुअल फंड्स में आपने ग्रो किया लेकिन किसी भी टाइम यू आर इन नीड ऑफ द मनी, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, आप इजीली अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल योर नीड्स. ठीक है, लिक्विडिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि लिक्विड है तो देखिए इसकी सेकेंडरी मार्केट भी बहुत ज्यादा होगी कि बायर सेलर अगर आप इसको ट्रांसफर वगैरह करना चाहते हैं तो वो चीज भी हो सकती है.
नेक्स्ट डिनोमिनेशन इंटरमीडिएशन। डिनोमिनेशन इंटरमीडिएशन क्या है कि देखिए आप जब मनी मार्केट की बात करते हैं वो बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई, वो भी एक्टिव सेकेंडरी मार्केट थी। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में एक चीज हमने डिस्कस की थी कि लार्ज डिनोमिनेशंस, उसमें क्या था कि आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसका क्या है, इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं है क्योंकि इसका जो बेसिक पर्पज है वो हाई स्मॉल इन्वेस्टर्स को, इसमें क्या इन्वेस्टर्स कैन पार्टिसिपेट इन इक्विटी एंड डेट ऑफरिंग्स दैट इंडिविजुअली रिक्वायर्स मोर कैपिटल देन दे पोसेसेस। कि देखिए वो आपका एक पोर्टफोलियो बना दिया जाता है, आपका एक ग्रुप बना दिया जाता है, तो दैट आल्सो प्रोवाइड्स यू बेटर अपॉर्चुनिटीज। डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि आप एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप में होते हैं। देखिए अगर आप अकेले लेना चाहें कोई इन्वेस्टमेंट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि $10 है आपके पास, तो आपको अकेला अगर होगा तो आपका रिस्क भी ज्यादा होगा, डाइवर्सिफाई नहीं होगा। लेकिन एक ग्रुप बना दिया जाएगा तो आपके लिए डाइवर्सिफाइड बेनिफिट्स जो है, आपको डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे इवन फॉर द स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स। कॉस्ट एडवांटेजेस कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं दैट कैन नेगोशिएट लोअर ट्रांजैक्शन फीस दैट वुड बी अवेलेबल टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, कि इसकी ट्रांजैक्शन फी बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको जब आप बात करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि आपका कॉस्ट फैक्टर क्या है, आपकी कॉस्ट भी तो कम हो। तो इसमें क्या है कि आपकी कॉस्ट बेनिफिट मिल रहा है। आपको पता होगा कि हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखते हैं कि आपका कॉस्ट कितना है, तो इसी तरह सेम इन द केस आप म्यूचुअल फंड में भी आपको बहुत आपके लिए लेस कॉस्टली है। मैनेजरियल एक्सपर्टीज, क्योंकि आपने कहा है कि जो इन्वेस्टर्स है वो रिलाय करते हैं प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स, अब वो प्रोफेशनल होते हैं तो उनके लिए बेटर डिसीजन करते हैं। दैट आर द सम बेनिफिट्स ऑफ द दैट लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। फिर अगर हम ओनरशिप की बात करें, ओनरशिप इन म्यूचुअल फंड्स हैव चेंज ड्रामेटिकली ओवर द लास्ट 20 years। ओनरशिप में बहुत सारी चेंज आई। इन 1980 क्या था, ओनली 5.7% ऑफ द हाउस होल्ड हैड म्यूचुअल फंड शेयर, ठीक है। दैट इंक्रीज इन द पीरियड ऑफ 2010, दैट 5.7% इंक्रीज टू द 82%। Nowadays mutual funds accounts for $3.1 trillion for the retirement market। अब एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये बताएगा टाइम सीरीज ऑफ दीज ट्रेंड्स कि क्या ट्रेंड, टाइम के साथ साथ क्या ट्रेंड था। टोटल इंडस्ट्री नेट एसेट्स, नंबर ऑफ द फंड्स एंड नंबर ऑफ द शेयर होल्डर अकाउंट्स। अब देखिए मैंने पीरियड वाइज दिखाया है ताकि एक आपको एक टू गिव यू अ बेटर पिक्चर। 1970 में अगर देखें नेट एसेट्स की वैल्यू 47,618 है, आपके नंबर ऑफ फंड्स 361 है और नंबर ऑफ अकाउंट्स 10,690 है। अब हम अगर 1980 की बात करें तो आपके नेट एसेट्स जो पहले 47,000 के थे अब 134,000 के हैं। जो नंबर ऑफ फंड्स पहले 361 थे अब 564 हैं। जो नंबर ऑफ अकाउंट्स पहले 10,000 थे वो अब 12,088 हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर गुजरते ईयर के साथ विद एवरी पासिंग ईयर म्यूचुअल फंड्स की ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिवली हुई है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। ये एक आपको बार चार्ट में भी दिखाया है मैंने। बार चार्ट में देखें कि आपको ताकि क्लैरिटी मिल जाए, इसमें क्या है कि आप देखें 1980 में देखें और फिर आप 2009 में देखें, 2001 में देखें, किस तरह आपकी जो आपको एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। आपको कहीं भी ऑल द वे इंक्रीजिंग ट्रेंड है, एक्सेप्ट थोड़ा बहुत माइनर सा डिक्रीजिंग है लेकिन मोर और लेस इक्वल है। लेकिन अगर आप ऑल द वे 1980 से देखें तो तब इसे 5% था आपका फिगर, जो 2009 में रोज होकर आपका तकरीबन 50% पे पहुंच चुका है। दैट शोज दैट म्यूचुअल फंड्स परफॉर्मेंस आउट परफॉर्म्स द मार्केट। Ownership in the mutual fund also varies by age. The next slide shows the asset allocation of for all 401k plan balances for the people in the 20s and people in their 60s. अब देखिए म्यूचुअल फंड की जो ओनरशिप है वो एज के साथ, क्योंकि अब ये बताया जा रहा है कि 20s में क्या बैलेंसेस और 60s में क्या है। देखिए दो आपके फिगर्स हैं, एक पीपल इन 20s और एक पीपल इन 60s। पीपल इन 20s में अगर हम देखें जो आपकी एवरेज एसेट एलोकेशन है वो किस तरह हुई है, ये दोनों चार्ट बेसिकली आपको बता रहे हैं कि आपकी एवरेज एसेट एलोकेशन कितनी है विद पर्सपेक्टिव ऑफ द एज। आपके पीपल इन 20s में आपको जो बैलेंस फंड्स हैं वो 13% का फिगर शो कर रहा है, लेकिन अगर आप 60s में देखें तो बैलेंस फंड का जो फिगर है वो 18% है। फिर मनी फंड्स की बात करें जो आपको मरून कलर में नजर आ रहा है वो 20s में 6% है और 60s में 9% है। बॉन्ड मार्केट 9% एंड इन 60s 15%।
GICs एंड स्टेबल वैल्यूज 8% है पीपल इन 20s में, और जो आपका पीपल इन 60s है वो 23% है। ये एक बहुत ज्यादा ड्रामेटिक चेंज है। 20s में जब थे तो उसमें आपका 8% जो है वो स्टेबल वैल्यू है, लेकिन अगर आप 60s में तो 23% है। फिर अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो 15% इन 20s एंड 6% इन पीपल इन 60s। फिर कंपनी स्टॉक दैट इज 8%, दैट ये दोनों में कॉमन है। और इक्विटी फंड्स आपका पीपल इन 20s में 38% है और उसमें आपका 28% है। ये आपको वो प्लान दिखा रहा है कि किस तरह एज के साथ भी आपका प्लान जो है वो चेंज होता है, आपकी एसेट एलोकेशन जो है चेंज होती है। अब हम देखेंगे म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर्स को। म्यूचुअल फंड जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यूएस में जो है वो दैट इज रजिस्टर्ड विद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, और उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसके अलावा क्या है कि उसमें आपने कुछ ऐसे फंड मैनेजर्स और कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह रखे हुए हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। फंड मैनेजर को बेसिकली हम फंड स्पॉन्सर भी कहते हैं और फंड मैनेजमेंट कंपनी भी कहते हैं, जो उसका मेन पर्पस क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। म्यूचुअल फंड्स जो हैं दैट आर नॉट टैक्स्ड ऑन देयर इनकम एंड प्रॉफिट्स एज लॉन्ग एज दे कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स एस्टैब्लिश्ड इन द यूएस इंटरनल रेवेन्यू कोड। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यूएस इंटरनल रेवेन्यू कोड जो है इसकी टैक्सेशन पॉलिसी को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, उसमें ये बताते हैं कि किस तरह इनके ऊपर टैक्स वगैरह होगा। म्यूचुअल फंड्स क्या करता है कि पासेस टैक्सेबल इनकम ऑन टू देयर इन्वेस्टर्स बाय पेइंग आउट द डिविडेंड्स। उनको वो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड, क्योंकि उन्होंने शेयर्स परचेज किए होते हैं, तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो क्योंकि उसके ओनर होते हैं तो उनको शेयर होल्डर्स की तरह शेयर्स मिलता है और कैपिटल गेन्स भी मिलता है। उसके अलावा क्या है कि आपकी जो इनकम है इज अनचेंज एज इट पासेस थ्रू द शेयर होल्डर्स। म्यूचुअल फंड्स में आप बहुत सारे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो एक ही टाइम पे, आप एक पोर्टफोलियो बना लेते हो, लाइक जिस तरह आपने कहा था कि बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, ट्रेजरी मार्केट्स में। ठीक है, और इस तरह क्या है कि आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिलती है, आपको कैपिटल एनहांस, कैपिटल गेन्स भी ज्यादा मिलते हैं और डिविडेंड्स भी, क्योंकि देखिए आपने पोर्टफोलियो बनाया है, हो सकता है एक इन्वेस्टमेंट में कोई सिक्योर ना हो लेकिन उसके मुकाबले में दूसरी बहुत ज्यादा सिक्योर्ड हो, तो इसलिए क्योंकि ओवरऑल जो अगर आप देखेंगे तो आपकी रिस्क को रिड्यूस करेगा। अब हम देखेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स हैव सेवरल एडवांटेजेस कंपेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। पहला क्या है, इंक्रीज डाइवर्सिफिकेशन, कि आपकी डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा होती है। डेली लिक्विडिटी की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ability to participate in investments that may be available only to large investors। देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन क्योंकि आपका पूल बना दिया गया है तो you are able to invest in those activities that are available only for the large investors। यानी आपके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। सर्विसेज एंड कन्वीनियंस, गवर्नमेंट ओवरसाइट, ईज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, अब हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। दैट इज द फीस, लेस कंट्रोल ओवर टाइमिंग ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गेन्स, less predictable income, no opportunity to customize। ठीक है, ये हैं इसके डिसएडवांटेजेस। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें क्या है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट फंड्स को मूव कर सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टी। देखिए हमने बात की थी कि अगर आपने बॉन्ड मार्केट में किया है तो आपका एक टाइम पीरियड है जो मैच्योर होगा, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आप किसी भी टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी मेजर पेनल्टी। 3 बेसिक टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स है जो यूनाइटेड स्टेट्स में काम करें। ओपन एंड फंड्स हैं, यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं एंड क्लोज्ड एंड फंड्स हैं। ओपन एंड और फिर कुछ हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स दैट आर ओपन एंड फंड्स और यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें 2 तरह के आते हैं, आपके ओपन एंडेड फंड्स भी आते हैं और यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी आते हैं दैट ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज। Mutual fund may refer to all 3 types of registered investment companies. It is more commonly used to refer exclusive to open end type। ठीक है, इसको exclusively open end भी कह सकते हैं, लेकिन ये 3 तरह के open end और close ended और unit investment trusts। अब ओपन एंडेड फंड्स क्या होते हैं? ओपन एंडेड कैसे, आपको नाम से पता चला ओपन एंडेड। ओपन एंडेड फंड्स मस्ट बी विलिंग टू बाय बैक देयर शेयर्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स एट द एंड ऑफ एवरी बिजनेस डे।
इसमें क्या है कि इन्वेस्टर से आप दोबारा से अपनी सिक्योरिटीज को बाय बैक कर सकते हैं एवरी जब भी आपका दिन, और एट द नेट एसेट वैल्यू कंप्यूटेड दैट डे, और आप उसकी नेट एसेट वैल्यू उस दिन कंप्यूट करेंगे, उसकी वैल्यू आप निकालेंगे और उस वैल्यू पे आप अपने इन्वेस्टर से वो सिक्योरिटीज बाय बैक कर लेंगे। Most open funds also sell shares to public every business day. These shares are priced at the net asset value. A professional investment manager oversees the portfolio, buying and selling securities as appropriate. There is no legal limit on the number of shares that can be issued. Open funds are the most common type of mutual funds. ठीक है, at the end of 2001 there were 7581 open end mutual funds in the United States with the combined assets of $11.6 trillion. अब हम बात करेंगे, देखिए ओपन एंड फंड्स में हमने क्या देखा, तो ओपन एंड फंड्स बेसिकली क्या है कि इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, बाय बैक सिक्योरिटीज एट द नेट प्रेजेंट वैल्यू एट दैट डे। क्लोज्ड एंडेड फंड्स में नॉर्मली इस तरह नहीं होता, जनरली इशू शेयर्स टू पब्लिक ओनली वंस। इसमें क्या होता है कि आप सिर्फ पब्लिक को एक दफा शेयर इशू करते हो व्हेन दे आर क्रिएटेड थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करते हो तब आप पब्लिक को, आप हमेशा ये नहीं करते कि आज किए, तो उस केस में क्या हो रहा था कि डेली बेसिस पे हो रही थी। इसमें आप एक ही दफा जब आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करते हो तब करते हो। A professional investment manager oversees the portfolio, buying and selling securities as if, उसमें क्या होता है कि आपका एक प्रोफेशनल मैनेजर जो देख रहा होता है। अब आप देखें अगर कंपैरिजन क्लोज एंड जो ओपन एंड फंड्स हैं वो 7581 थे और ये कितने, ये सिर्फ 634 हैं। इसका मतलब ये कि ओपन एंड फंड्स आर मोर पॉपुलर एज कम्पेयर टू क्लोज्ड एंड फंड्स। दैट इज द रीजन हम जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो उसे एक्सक्लूसिवली ओपन एंड की बात कह देते हैं। अब आपका है यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है, दैट इशूज शेयर्स टू पब्लिक ओनली वंस। इसमें भी उसी तरह की जब ये जिस तरह इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में एक दफा शेयर्स ऑफर होते हैं, यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी उसी तरह होते हैं। दैट हैव अ लिमिटेड टाइम स्पेन, और इसका बहुत लिमिटेड सा टाइम स्पेन होता है। इन्वेस्टर्स कैन रिडीम डायरेक्टली विद द फंड एट एनी टाइम। जिस तरह ओपन एंड फंड्स की तरह इन्वेस्टर्स जो रिडीम कर सकते हैं अपने फंड्स किसी भी टाइम, और वेट टू रिडीम अपॉन द टर्मिनेशन ऑफ ट्रस्ट। या तो वो पहले कर लेते हैं या वो मेच्योरिटी जब रिडीम का जो इसका टर्मिनेशन पीरियड है उस पे आके करते हैं। यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में कोई प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर नहीं होता, ठीक है। और ये जो है अगर इनकी फिगर देखें तो ये 6022 हैं यूनाइटेड स्टेट्स में एट द एंड ऑफ 2011। फिर हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स को प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट के साथ भी क्लासिफाई किया जाता है। उसकी 4 मेन टाइप्स हैं, दैट इज मनी मार्केट फंड्स, बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम, स्टॉक और इक्विटी फंड्स एंड द हाइब्रिड फंड्स। आप तमाम लोग इन सारी टर्म्स से ऑलरेडी अवेयर होंगे, जिसमें हमने, आपको याद होगा कि हम मनी मार्केट में हमने बॉन्ड्स को डिस्कस करते हुए मनी और कैपिटल मार्केट को स्टडी किया था, उसमें हमने ये चीजें देखी थी। मनी मार्केट में बॉन्ड, स्टॉक, हाइब्रिड फंड्स जो हैं इनको इंडेक्स फंड्स कहा जाता है और दैट आर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। मनी मार्केट फंड्स आपको ऑलरेडी पता है, मनी मार्केट फंड्स क्या करते हैं, विच आर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज विद अ वेरी शॉर्ट टाइम टू मैच्योरिटी एंड हाई क्रेडिट क्वालिटी। कि इसमें आपको पता है कि आपकी टाइम स्पैन बहुत कम होता है और क्रेडिट क्वालिटी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा होती है, यानी आपको रिस्की नहीं होती, आपको पता है कि इसमें आपको लॉस वगैरह नहीं हो सकता। इन्वेस्टर्स ऑफन यूज मनी मार्केट फंड एज सब्स्टिट्यूट और बैंक सेविंग्स, कि उसमें देखिए बैंक सेविंग्स के बजाय वो मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि लिक्विड सिक्योरिटीज हैं और दैट आर नॉट गवर्नमेंट इंश्योर्ड अनलाइक बैंक सेविंग अकाउंट्स। उसके अलावा मनी मार्केट फंड्स जो हैं वो भी 23% जो हैं ओपन एंड एसेट्स का अकाउंट, द मनी मार्केट फंड्स अकाउंटेड फॉर 23% ऑफ ओपन एंड एसेट्स। बॉन्ड फंड्स क्या होती हैं, दैट इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम और डेट सिक्योरिटीज। बॉन्ड फंड कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज जंक बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, म्युनिसिपल बॉन्ड्स। आपको ऑलरेडी पता है, हमने डिस्कस किया था जंक बॉन्ड्स क्या होते हैं, हमने बॉन्ड्स को उसकी रेटिंग के साथ डिस्कस किया था, AAA, AA, that basically invest in US securities। और अगर हम इसका फिगर देखें, that accounted with 25% of the open end funds at the end of the 2011। स्टॉक और इक्विटी मार्केट्स का आपको ऑलरेडी पता है, दैट इन्वेस्ट दैट रिप्रेजेंट द ओनरशिप शेयर इन कॉर्पोरेशंस। आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, हमने जब स्टॉक मार्केट पढ़ी थी। और इसमें टू मेन डायमेंशंस हैं, दैट इज सब क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू 2 मेन डायमेंशंस, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट स्टाइल। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का काम क्या होता है, दैट इंडिकेट्स द साइज ऑफ कंपनीज इन विच अ फंड्स इन्वेस्ट based on the value of the company's stock. Each company's market capitalization equals the number of share outstanding times the market price of stock.
that are basically divided into micro cap, small cap, mid cap and large cap. हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं कि नाम से कि दैट इन्वेस्ट बोथ इन बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स। और देखिए हमने बात की थी कि जैसे आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप या तो डेट ले लें या सिक्योरिटी। हाइब्रिड बॉन्ड्स में क्या है कि आपके पास एक ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि आप बॉन्ड मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और स्टॉक मार्केट में भी। बैलेंस फंड्स, एसेट एलोकेशन फंड्स, टारगेट डेट और टारगेट रिस्क फंड्स एंड लाइफ साइकिल्स आर ऑल टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड्स। इंडेक्स पॉजिटिवली वर्सेस एक्टिवली मैनेज्ड, पैसिवली मैनेज्ड वर्सेस एक्टिवली मैनेज्ड। ठीक है, इंडेक्स फंड जो है वो पैसिवली मैनेज्ड फंड होता है दैट सीक्स टू मैच द परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट इंडेक्स सच एज S&P 500 index, while an actively managed fund seeks to outperform a relevant index through superior security selections. इसमें क्या है देखिए, पैसिवली मैनेज फंड्स क्या है दैट मैच द परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट, क्योंकि मैच करता है जैसे S&P 500 इंडेक्स की एग्जांपल दैट इज पैसिवली मैनेज। एक्टिवली मैनेज क्या होते हैं, एक्टिवली मैनेज फंड सीक्स टू आउट परफॉर्म अ रेलेवेंट इंडेक्स थ्रू सुपीरियर सिक्योरिटी सिलेक्शंस। फिर अगर हम बात करें इसी तरह डिफरेंट क्रिटिक्स की बात भी होती है। देखिए आपको पता है एक नई चीज थी, इसमें बहुत सारे क्रिटिक्स थे। कुछ लोगों को ये था कि फंड एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों को ये था कि जो म्यूचुअल फंड मार्केट है वो कम्पिटिटिव नहीं है, उसमें कुछ हिडन फीस वगैरह है और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है। और इसमें इसके बाद ये था कि ये बहुत इनइफेक्टिव वे है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारे जो कंट्रोवर्सीज है वो खत्म होगी। फिर ये भी था कि आपको जो है आपसे फी वगैरह इतनी ज्यादा हाई फी चार्ज की जाती है, लेकिन with the passage of time it is proved that this is not all about the case with the mutual funds. अगर हम लीडिंग कॉम्प्लेक्स देखें, हम एट द एंड ऑफ अक्टूबर 2011 the top 10 म्यूचुअल फंड कॉम्प्लेक्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स वर वैनगार्ड, जिसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फाइडेलिटी, अमेरिकन फंड्स, ब्लैक रॉक, पिमको, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, जेपी मॉर्गन चेस, स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजर्स, टी रोबी प्राइस, फेडरेटेड इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये था आज का लेक्चर जो आज हमने डिस्कस किया कि आपका जो लेक्चर था म्यूचुअल फंड्स के बारे में था। इसमें हमने डिफरेंट चीजें डिस्कस की म्यूचुअल फंड्स के हवाले से। पहले हमने ये देखा कि म्यूचुअल फंड्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका मेन पर्पस क्या है, म्यूचुअल फंड्स किस तरह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने ग्रो किस तरह किया। सबसे पहले हमने देखा म्यूचुअल फंड क्या होता है कि दैट पूल द रिसोर्सेज ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज, दैट पूल द रिसोर्सेज ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज और देन इन्वेस्ट उनके जो प्रोसीड्स वगैरह लेते हैं उनको फर्दर इन्वेस्ट करते हैं आप। इसमें अगर आप बेनिफिट्स देखें म्यूचुअल फंड्स के, सबसे ज्यादा बेनिफिट लिक्विडिटी है। फिर हमने लिक्विडिटी क्योंकि आप हाईली लिक्विड उसमें रहते हैं। फिर डिनोमिनेशंस की बात हमने की। डिनोमिनेशन की बात अगर करें तो म्यूचुअल फंड्स जो हैं उसके लिए कोई ऐसी लिमिट नहीं रखी कि इतने अमाउंट हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि जितनी भी अगर आप में ये नहीं है कि आपने सिर्फ इतनी, आपकी कोई लिमिट नहीं है। स्मॉल इन्वेस्टर्स को भी इसमें देखा गया। फिर हमने इसकी बात की कि डाइवर्सिफिकेशन, आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाइड करते हो, कॉस्ट रिड्यूस है बहुत। फिर हमने देखा प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की बात की कि एक प्रोफेशनल मैनेजर है जो आप, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली कोई इन्वेस्ट करते हो तो दैट मे नॉट बी वाइज डिसीजन, हो सकता है आपको लॉसेस हो, लेकिन एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स है जो आपको एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है, जो आपको बताता है कि आप कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। फिर हमने देखा कि इसकी ग्रोथ कैसे हुई, किस तरह इसके 3 एक्ट्स बनाए गए। पहले तो ये डिस्कस किया गया कि म्यूचुअल फंड्स को दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। लेटर ऑन एक फेडरल रेवेन्यू एक्ट बनाया गया जिसमें उसकी 1936 में उसकी टैक्सेशन पॉलिसी को देखा गया। एंड देन लेटर ऑन इन 1940 ये देखा गया कि इसकी स्ट्रक्चर को किस तरह मैनेज किया जाएगा। ठीक है, फिर हमने लेटर ऑन मैंने आपके साथ टेबल शेयर किया कि किस तरह 1970 से लेके 2009 तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपकी सेफ्टी बहुत ज्यादा थी, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी, डाइवर्सिफिकेशन थी, लोगों के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी। फिर हमने डिस्कस किया कि म्यूचुअल फंड्स की बहुत सारी टाइप्स, एक ओपन एंड होती है, क्लोज्ड एंड देखा। हमने देखा कि किस तरह म्यूचुअल फंड्स जो है ओपन एंड जो है नॉर्मली हम एक्सक्लूसिवली हम इसे ओपन एंड कहते हैं।
उसके बाद हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो आपके लिए किस तरह आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं। फिर इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स पे थे, क्योंकि ज़ाहिर है एक नई इंडस्ट्री आई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, तो बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं इसमें फीस बहुत ज़्यादा है, आपकी कुछ ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह की बात की। लेकिन इन तमाम कॉन्ट्रोवर्सीज के बावजूद आज अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स आर वेरी मच पॉपुलर। उसकी क्योंकि आपको मैंने फिगर्स वगैरह बताए थे कि 2011 में हमने कुछ फिगर्स शो किए थे मैंने आपके साथ कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो ग्रोथ को शो कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने कितनी ज्यादा ग्रोथ की। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि म्यूचुअल फंड्स जो है दैट थ्रू द एसेट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ इशूइंग शेयर्स इन स्मॉल डिनोमिनेशंस एंड बाइंग लार्ज ब्लॉक ऑफ सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस वॉल्यूम डिस्काउंट्स ऑन ब्रोकरेज कमीशंस। देखिए आपको ब्रोकरेज कमीशन वगैरह भी मिलता है, क्योंकि आप तमाम इन्वेस्टर्स को ले लेते हो तो आपकी फी ऑलरेडी बहुत कम हो जाती है। उसके अलावा आपकी लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है। ऑल द वे अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड जो है आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब एक सूटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें हाईली सिक्योर्ड है और सेफ्टी है, इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। फिर मैंने आपके साथ एक छोटा सा केस आपको पहले भी बताया था, लेकिन मैं भी दोबारा आपके साथ शेयर करती हूँ। बिफोर शेयरिंग यू विद द मिनी केस, मैं आपको ये बताऊं कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उन सिक्योरिटीज में होती है जो हाईली शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे आप यूएस ट्रेजरीज वगैरह परचेज करते हैं, कमर्शियल पेपर्स वगैरह। लेकिन हाँ बाज दफा आप जंग बॉन्ड्स वगैरह भी लेते हो, हाइब्रिड बॉन्ड्स की तरफ चले जाते हो। लेकिन नॉर्मली ये जो हाईली जो आपकी शॉर्ट टर्म होती है उसमें आपकी क्रेडिट क्वालिटी भी ज्यादा होती है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती हैं, तो लोग जो हैं बैंक्स के बजाय म्यूचुअल फंड्स में ना ज्यादा लगता है कि वो बैंक में सेविंग्स के बजाय म्यूचुअल फंड्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने सारे बैंक्स में भी तो वही काम है कि सेविंग्स वगैरह, म्यूचुअल फंड के लिए बहुत ज्यादा कंपेटिटिव था, कंपटीशन था, हाईली कंपटीटिव कि वो बैंक्स के साथ किस तरह करें। तो उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को लोगों की अटेंशन को कैप्चर करने के लिए कुछ ऐसे बेनिफिट्स दिए, जैसे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज वगैरह जो बैंक्स में नहीं थी। दैट लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ द म्यूचुअल इंडस्ट्री। अब केस ये था कि म्यूचुअल फंड्स जब बने उसमें एक टाइप हमने डिस्कस की थी मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स जो हैं उसमें ये हुआ कि ब्रूस ब्रूटन ने जो उसका म्यूचुअल फंड का मतलब एक कह सकते हैं आप ओरिजिनेटर था 1970 में, उसने कहा था, उसने एक स्टेटमेंट दी थी, म्यूचुअल फंड को बनाया था, उसने एक अपना विजन ये बताया था कि हम सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन 1970 की कुछ पीरियड के बाद उसने लेमन ब्रदर्स के साथ एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की जो रिस्की थी, जब वो बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट थी, उसमें उसको लॉसेस हुआ। तो ये एक ऐसा पीरियड था जिसकी वजह से बाकी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी लोगों को लगा कि वो डिप्रेशन फेज में जा रहा है। लेकिन जब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का क्रैश जब खत्म हुआ और स्टॉक एक्सचेंज दोबारा से डेवलप करना शुरू हुई, तो उसके बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने भी दोबारा से ग्रो करना शुरू कर दिया। जो लोगों के जितने भी फियर्स वगैरह थे वो खत्म हो गए। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें, हमने डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने आपके साथ बताई कि वैनगार्ड 500 जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड ऑपरेटिंग, इसका हमने देखा था कि कितने मिलियंस उसका जो है वो आजकल उसके एसेट्स हैं। फिर हमने बात की थी कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपकी एज के साथ उसमें आपको बताया था कि एज 20s में क्या होता है और 60s में क्या है। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो किस तरह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। ठीक है ना, पूरी आज के हमें लेक्चर को डिस्कस करते हुए इसकी कंक्लूजन ये इट इज़ कंक्लूडेड दैट कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो एक बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स। देखिए उसमें कौन लोगों के लिए, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, उसमें आपको एक तो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, आपके रिस्क को रिड्यूस करेंगे, आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, आपकी जो ब्रोकरेज कमीशन वगैरह है उन सबको रिड्यूस करेंगे। सेकेंडली अगर आप देखें, अगर आप किसी रिटायरमेंट प्लान्स की बात करें तो उसमें भी म्यूचुअल फंड जो है बहुत ज्यादा एक, अगर आप देखें नॉर्मली लोग रिटायरमेंट के बाद डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में जो है इन्वेस्ट करते हैं, जो उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। ऑल द वे अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई है और अब जो इसके करंटली एसेट्स हैं, दैट शोज दैट अ वेरी रैपिड ग्रोथ इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। जिससे ये पता चलता है कि म्यूचुअल फंड प्रोवाइड्स द इन्वेस्टर्स विद यूनिक इन्वेस्टमेंट विद बेनिफिट ऑफ द लिक्विडिटी डाइवर्सिफिकेशन।
आप ये नहीं कह सकते कि जो आपकी जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो उसमें कोई ऐसा, अगर आप ऑल द वे देखें तो वो आपके लिए बेनिफिट्स उसमें बहुत ज्यादा हैं। हाँ, उसके कुछ कॉन्स वगैरह हैं कि जिसमें आपकी फीस वगैरह आ जाती है, मैनेजमेंट कंट्रोल आ जाता है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो आप इसके जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो म्यूचुअल फंड्स इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप के वो प्रोवाइड करता है, तो इसलिए उसमें बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिट्स हैं। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे आपकी हाइब्रिड मार्केट को, जिसके रिमेनिंग पोर्शन रह गए हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप अभी भी पूछ सकते हैं या नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर को, आपको पता है जितने भी लेक्चर्स हुए हम उनमें प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल तो करते हैं, लेकिन अगर आप अभी पूछना चाहें तो आप अभी पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो आप पढ़ लें। अगर कोई भी ऐसी जहां पे आपको लगे कि डिस्कस करने की जरूरत है, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। This is all about today's lecture. Allah Hafiz.